नमस्कार साथियों। रियान लर्निंग कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका तहे दिल से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में सेट एग्ज़ाम 2023 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा की थी। इस वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, प्रश्न लेकर के आए हैं ताकि आपको अपनी तैयारी में सहायता मिल सके। परसों आपका सेट का एग्ज़ाम है, इसलिए हम पूरा सिलेबस तो नहीं कर सकते। पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट प्रश्न तो हम इसमें नहीं छू सकते, लेकिन हम कुछ पार्ट जैसे वेस्टर्न थिंकर है, पॉलिटिकल थ्योरी है, आपकी कंपेरेटिव पॉलिटिक्स है, इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हम कर सकते हैं ताकि आपको कुछ सहायता मिले। ये प्रश्न मेरे द्वारा खुद के द्वारा आपके लिए बनाए गए हैं। परीक्षा देने से पहले आप इन सभी प्रश्नों को जरूर पढ़ें और मेरे साथ देखें। देखिए, आज हम शुरुआत करते हैं। सेट एग्ज़ाम 2023 पार्ट 2 है अपना। प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ प्रश्न हैं। पहला प्रश्न आपके दिया, यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर निकल जाती है। हमारी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने में मैंने शुरू में बता दिया था, हम साइंटिफिक तरीके से आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। हम राजनीति विज्ञान को रटेंगे नहीं, समझेंगे, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हासिल करेंगे। हम संपूर्ण पॉलिटिकल साइंस को समझेंगे और उसका बहुत सा हिस्सा जो है पॉलिटिकल थ्योरी का हिस्सा है, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का जो हिस्सा है, इंटरनेशनल रिलेशन की जो थ्योरीज हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, इन सभी को हम समझेंगे। हमें पॉलिटिकल साइंस अब रटनी नहीं है, समझनी है। तो पहला हमारा जो प्रश्न है वह, यदि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से बाहर निकल जाती है या खिड़की से उड़ जाती है। कहने का मतलब यह है कि दो प्रकार के थिंकर होते हैं। कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जो इक्वलिटी का सपोर्ट करते हैं, कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जो लिबर्टी का सपोर्ट करते हैं, कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जो दोनों का ही सपोर्ट करते हैं, अर्थात अपनी पॉलिटिकल थ्योरी बिल्ड करते समय, राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण करते समय समानता और स्वतंत्रता दोनों राजनीतिक मूल्यों को समान स्थान देते हैं। जैसे कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जो लिबर्टी को महत्व देते हैं, अपनी पॉलिटिकल थ्योरी को बिल्ड करते समय स्वतंत्रता को महत्व देते हैं, आर्थिक स्वतंत्रता को, इकोनॉमिक लिबर्टी को, या लिबर्टी को वो केंद्रीय स्थान देते हैं। उन थिंकर्स को हम कहते हैं लिबर्टेरियनिज्म। उन थिंकर्स से जुड़ी जो आइडियोलॉजी है उस आइडियोलॉजी का नाम है स्वेच्छातंत्रवाद, लिबर्टेरियनिज्म। ऐसे थिंकर्स जो अपने राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करते समय स्वतंत्रता जैसे राजनीतिक मूल्यों को केंद्रीय स्थान देते हैं, उन सभी थिंकर्स को हम लिबर्टेरियन थिंकर कहते हैं। कुछ थिंकर ऐसे हैं जो इक्वलिटी को महत्व देते हैं, अपने पॉलिटिकल थ्योरी बिल्ड करते समय। उन थिंकर्स को हम इगालिटारियन कहते हैं, समतावादी, इगालिटारियन थिंकर। हु इज एन इगालिटारियन? एक इगालिटारियन कौन होता है? वह थिंकर जो चीज़ों को समान करने की बात करता हो। कुछ थिंकर ऐसे होते हैं जो लिबर्टी के साथ साथ इक्वलिटी को भी कंबाइन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे थिंकर्स को हम लिबरल इगालिटारियनिज्म या लिबरल इगालिटारियन थिंकर कहते हैं। और जो आइडियोलॉजी उनसे बिलोंग करती है उस आइडियोलॉजी को हम उदार समतावाद कहते हैं। जैसे जॉन रोल्स, ब्रायन बेरी आदि जो थिंकर्स हैं, रोनाल्ड डवर्किन। यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है कि समानता द्वार से प्रवेश करती है। कमरे के दरवाजे से समानता को आप प्रवेश दोगे तो स्वतंत्रता पीछे से निकल जाएगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो लॉर्ड्स होते थे उन सभी को विशेषाधिकार होते थे स्वतंत्रता संबंधी बहुत ज़्यादा, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार उनके पास था। उनको ये पता था कि यदि समानता का अधिकार दे दिया जाएगा तो हमारी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। तो लॉर्ड एक्टन ने ये कथन कहा है। ये कथन वही व्यक्ति कह सकता है जो विशेषाधिकारों का उपभोग कर रहा हो। तो ये कथन किसका है? लॉर्ड एक्टन का। याद रखिए आप, लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि समानता द्वार से प्रवेश करती है तो स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है। दूसरा जो प्रश्न है वो आपको दिख रहा है सामने, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 किताब के लेखक कौन है? ये सभी प्रश्न आपके सेट के एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान दीजिए इन सभी पर। इस द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन से जो जुड़े हैं, एक सेकंड जनरेशन के द्वितीय पीढ़ी के नव मार्क्सवादी थिंकर हैं, क्रिटिकल थिंकर भी इनको कहा जाता है, क्रिटिकल थ्योरी से जुड़े थिंकर भी इनको कहा जाता है। उनका नाम है एबरमास। एबरमास वर्तमान समय में जो जितनी भी थ्योरीज आई हैं उन सभी की वो आलोचना करते हैं, वो अपनी एक नई थ्योरी बिल्ड करते हैं। क्रिटिकल थ्योरिस्ट वो होते हैं जो अपनी ही थ्योरी को क्रिटिसिज्म के दायरे में रखते हैं तथा जितनी भी थ्योरी आती है उनकी सबकी वो आलोचना करते हैं। तो एबरमास कहते हैं कि वर्तमान में डेलिब्रेशन और डिस्कशन को महत्व देना चाहिए डेमोक्रेसी में। तो द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी है लोगों का आपस में। ये बुक है उनकी, एबरमास की। एबरमास सेकंड जनरेशन के हैं और क्रिटिकल थ्योरिस्ट है। तीसरा प्रश्न है, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बुक किसने लिखी? एक नव उपनिवेशवादी थिंकर हुए हैं, पोस्ट कॉलोनियल, मतलब उत्तर उपनिवेशवादी विचारक, पोस्ट कॉलोनियल थिंकर। उन्होंने 3 बुक की रचना की है। फ्रांज फैनन, फ्रांज फैनन ने द रेज्ड ऑफ द अर्थ, डाइंग कॉलोनियलिज्म और ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क बुक की रचना उन्होंने की है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांज फैनन। ये निर्भरता सिद्धांत से जुड़े नाउ राउल प्रेबिस, फर्नांडो कार्डोसो, फर्नांडो समीर अमीन, ये सभी क्या है कि डिपेंडेंसी थ्योरी से जुड़े हुए हैं, विकासवादी सिद्धांत से जुड़े हैं। इसके बाद हम 4 का प्रश्न देखते हैं। 3 तक हमने कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। 4 का प्रश्न, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म। पजेसिव इंडिविजुअलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, अभी जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं, नया ट्रेंड, जैसे पॉलिटिकल साइंस में। पुराने समय में तो क्या, राजनीति विज्ञान में जो प्रश्न पूछे जाते थे वो सतही पूछे जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हुआ प्रश्न पूछने का, वैसे वैसे प्रश्नों की जो प्रवृत्ति है वो बदल गई। और पॉलिटिकल थ्योरी, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स और वेस्टर्न थिंकर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरीज हैं उनमें से थोड़े डीप प्रश्न आने लग गए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में प्रश्नों का जो ट्रेंड है वो परिवर्तित हो गया। तो उनमें से एक प्रश्न है पॉलिटिकल थ्योरी का, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की जो कॉन्सेप्ट है ये किससे जुड़ी है? मैं बता देता हूँ थोड़ा ब्रीफली आपको। स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की कॉन्सेप्ट कनाडा के एक राजनीतिक वैज्ञानिक सीबी मैकफर्सन से जुड़ी है। उन्होंने 1962 में किताब लिखी थी, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, होप्स टू लॉक। उन्होंने एक्चुअली में क्या है कि जो इंडिविजुअलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, व्यक्तिवाद की जो विचारधारा है, वो जॉन लॉक और एडम स्मिथ की राइटिंग के साथ शुरू होती है। आप लोगों को पता है कि व्यक्तिवाद की विचारधारा में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो वो यहीं पर क्या है कि जो लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी है, उदारवाद की जो विचारधारा है, उसमें जो केंद्रीय जो स्थान है उदारवाद की विचारधारा में, वो केंद्रीय स्थान व्यक्तिवाद को दिया जाता है। और ये क्या है कि स्वत्व शब्द जोड़ करके व्यक्तिवाद के उसको एक नया आयाम प्रदान करते हैं। कौन? सीबी मैकफर्सन। सीबी मैकफर्सन पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की कॉन्सेप्ट देते हैं। मेरे द्वारा इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया गया है, वहाँ पर जाकर के आप पजेसिव इंडिविजुअलिज्म की कॉन्सेप्ट पर अपनी कंप्लीट क्लैरिटी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए आप, पजेसिव इंडिविजुअलिज्म, स्वत्वमूलक व्यक्तिवाद, ये जो अवधारणा है, ये अवधारणा उदारवाद की जो विचारधारा है, आप लोगों को पता है उदारवाद की विचारधारा में व्यक्ति की आत्मा और व्यक्ति की प्रतिष्ठा उसकी आत्मा है, उदारवाद का विचारधारा का केंद्रीय तत्व है। इसकी आलोचना के रूप में
इसकी आलोचना के रूप में पजेसिव इंडिविजुअलिज्म या स्वतःमूलक व्यक्तिवाद की कॉन्सेप्ट विकसित की है सीबी मैकफर्सन ने। इसका आंसर क्या होगा? सीबी मैकफर्सन। तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके। आगे जो आपके 5 का प्रश्न दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की अवधारणा का विकास किसके द्वारा किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम की दृष्टि से। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी, कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी को हिंदी में कहते हैं जटिल समानता। दो प्रकार के थिंकर होते हैं जो अपनी जो न्याय की थ्योरी बिल्ड करते हैं, जस्टिस की जो थ्योरी है, न्याय के सिद्धांत बनाते हैं, तो वो सरल समानता पर और जटिल समानता। तो जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है वो सरल समानता पर आधारित है, और कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की जो कॉन्सेप्ट है, जटिल समानता, वो कॉन्सेप्ट माइकल वॉल्जर के द्वारा डेवलप की गई है अपनी बुक स्पेयर ऑफ जस्टिस में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से, तो आपको ये याद करना है, याद रखना है। इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो बनाया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हो इसको। अभी आपके पास समय नहीं है, अभी तो आप इंपॉर्टेंट प्रश्न देखें, जितनी भी अवधारणाएँ हैं उनको ब्रीफली आप देखें, और फैक्ट जो हैं वो ब्रीफली आप समझें, देखें। तो कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की कॉन्सेप्ट का विकास किसके द्वारा किया गया? माइकल वाल्जर। किसके द्वारा किया गया? माइकल वाल्जर। अगला प्रश्न देखते हैं। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचना के रूप में रॉबर्ट नोजिक ने कौन सी बुक प्रकाशित की? यह मैं बता देता हूँ आपको ब्रीफली। देखो, जॉन रॉल्स ने 1971 में एक बुक लिखी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत उचितता के रूप में उन्होंने दिया। एक्चुअली कई वर्षों से जो पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन में चली गई थी, उस पॉलिटिकल थ्योरी को वापस रिवाइवल किसने किया? उसका नॉर्मेटिव थ्योरी का जो रिवाइवल है वो किसने किया? वो जॉन रॉल्स ने किया। जॉन रॉल्स को मानकात्मक सिद्धांत के पुनरुद्योग के लिए भी जाना जाता है। उनकी ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ये पॉलिटिकल थ्योरी के रिवाइवल में एक्चुअली में एक लैंडमार्क बुक है। जॉन रॉल्स की जो थ्योरी है जस्टिस की, या तो कोई भी थिंकर काम करेगा तो उस जस्टिस की थ्योरी के भीतर काम करेगा, या फिर वो पूर्णतया जॉन रॉल्स का विरोधी हो जाएगा, जो रॉबर्ट नोजिक की तरह। तो यहाँ पर देखिए, आलोचना के रूप में रॉबर्ट नोजिक ने एक अपनी प्रसिद्ध बुक दी, अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1974। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। रॉबर्ट नोजिक ने अपनी बुक अनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जॉन रॉल्स की जो बुक आई है थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसके क्रिटिसिज्म के रूप में प्रेजेंट की है, डेवलप की है। आगे जो प्रश्न है वो मिनार्किस्ट स्टेट, मिनिमल स्टेट और नाइट वॉचमैन स्टेट की अवधारणा कौन से विचारक से जुड़ी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिनार्किस्ट, मिनिमल स्टेट। व्हाट इज मिनिमल स्टेट? न्यूनतम राज्य क्या होता है? वह राज्य जो ओनली और ओनली प्रोटेक्टिव कार्य करे, ऐसा राज्य जो लोगों के लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का काम करे, उस राज्य को हम कहते हैं मिनिमल स्टेट। वेलफेयर स्टेट का बिल्कुल समर्थन नहीं करते ये लोग, रॉबर्ट नोजिक जैसे लोग। ये मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, मिनार्किस्ट स्टेट की बात करते हैं, अर्ध राज्य की बात करते हैं, नाइट वॉचमैन स्टेट की बात करते हैं। इनके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बनाया है रॉबर्ट नोजिक के ऊपर, आप देख सकते हो वहाँ पर जाकर के। जो मिनार्किस्ट स्टेट है, इसका मतलब क्या है? मिनिमल, मिनार्किस्ट, इसमें दो शब्द हैं, मिनिमल, मिनिमम प्लस अनार्किज्म। अराजकता और न्यूनतम, अर्थात अराजक होने के बेहद नज़दीक है लेकिन थोड़े बहुत कार्य भी कर रहा है। नाइट वॉचमैन स्टेट भी इसको कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार एक गार्ड रात्रि प्रहरी राज्य के रूप में काम करता है, गार्ड रात को लोगों को सुरक्षा देता है सोते हुए, उसी प्रकार नाइट वॉचमैन स्टेट रॉबर्ट नोजिक के स्टेट को कहा जाता है। तो इसमें उत्तर आएगा रॉबर्ट नोजिक। अगला प्रश्न है, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की कॉन्सेप्ट कौन से विचारक से संबंधित है? इसका उत्तर है रॉबर्ट नोजिक। रॉबर्ट नोजिक की जो न्याय की हकदारी सिद्धांत है, अधिकारिता सिद्धांत है, यह बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस।
कोई भी व्यक्ति होता है, ये वो मेहनत करता है, वो अपने श्रम से कोई अपनी प्रॉपर्टी हासिल करता है, तो उसके प्रति वो एंटाइटल्ड हो जाता है, उसका हक उसके ऊपर है। अपनी संपत्ति दूसरे व्यक्ति को दे नहीं सकता व्यक्ति, संपत्ति जो व्यक्ति कमाएगा उसके ऊपर उसी का हक है। दुनिया में दो ही तरीके हैं संपत्ति देने के, जो मैंने एक अलग से वीडियो में डिस्कस किया, आप देख सकते हैं वहाँ पर जाकर के। तो न्यायिक हकदारी सिद्धांत किससे संबंधित है? एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस, रॉबर्ट नोजिक से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप इनका रिवीजन ज़रूर करें। आपको कुछ ना कुछ प्रश्न वहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आप ज़रूर देखें। हमें टाइम कम मिला है एक्चुअली में, कुछ और वीडियोज़ मेरे को बनाने चाहिए थे। कल एक मेरा वीडियो और आएगा, उसमें कुछ आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा, तो आप वो वीडियो भी मेरा ज़रूर देखना। आपको परसों के पेपर में कुछ ना कुछ लाभ ज़रूर मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये है कि आपको लाभ मिले। आपने जो मेहनत की है उसको हम यहाँ पर जांच रहे हैं। आगे देखो आप। टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में एशिया का संबंध किससे है? देखो, अगर आप लिबर्टी की कंसेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं कि वास्तव में स्वतंत्रता की अवधारणा क्या है, तो आप आइजिया बर्लिन पर मेरा एक वीडियो बनाया गया लिबर्टी के ऊपर, वो देख सकते हो। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी एक ऐसे लिखा था 1958 में आइजिया बर्लिन ने। नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी पर आइजिया बर्लिन ने अपने विचार दिए हैं, और बहुत शानदार विचार है नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी पर आइजिया बर्लिन के। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता में उन्होंने 4 अंतर बताए हैं, जो कि मैंने मेरे वीडियो में डिस्कस किए हैं। आइजिया बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट कर देते हैं तथा वो नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर है। देखिए आप, इसका आंसर होगा आइजिया बर्लिन। 10 का प्रश्न है, आइजिया बर्लिन समर्थक हैं नेगेटिव लिबर्टी। एक्चुअली में आइजिया बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट क्यों करते हैं? आइजिया बर्लिन पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट इसलिए करते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी को फॉलो करके स्टेट एक टोटलिटेरियनिज्म स्टेट में बदल सकता है। एक्चुअली में स्टेट क्या करता है, पॉजिटिव लिबर्टी के नाम पे, लोगों को स्वतंत्रता देने के नाम पर स्टेट लोगों के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा देता है। तो स्टेट क्या है कि एक सर्वसत्तावाद यानी सर्वाधिकारवाद स्टेट में तब्दील हो जाता है। तो इस प्रकार आइजिया बर्लिन क्या करते हैं, पॉजिटिव लिबर्टी को रिजेक्ट कर देते हैं और नकारात्मक स्वतंत्रता का आइजिया बर्लिन के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो देखिए आगे, सोशल स्टेटिक्स द मैन इज द स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। सोशल स्टेटिक्स द मैन इज द स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स, ये तीनों जो बुक हैं इनका संबंध किससे है? हर्बर्ट स्पेंसर से है। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई है, इस पॉइंट को पकड़ते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि सबका विकास होता है सबका, सोसाइटी में सर्वाइवल द फिटेस्ट की थ्योरी का पालन होता है। सर्वाइवल द फिटेस्ट है, योग्यतम की उत्तरजीविता, उससे हर्बर्ट स्पेंसर जुड़े, जो डार्विन की थ्योरी है ना, डार्विन की थ्योरी, सामाजिक डार्विनवाद। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने क्या किया कि उस डार्विनवाद को पॉलिटिकल साइंस में लागू कर दिया। तो इसको समझिए आप, ये 3 बुक हैं, सोशल स्टेटिक्स द मैन इज द स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ द एथिक्स, ये सारे हर्बर्ट स्पेंसर से जुड़े हैं। अगला प्रश्न है, हम तथ्यों को देखें तो प्रभु सत्ताधारी राज्य का विचार टूट चुका है। एक्चुअली में प्रभु सत्ता के 2 आयाम हैं, एकल प्रभु सत्ता और बहुलवादी प्रभु सत्ता। एकलवादी प्रभु सत्ता में क्या है कि राज्य को पूरी की पूरी शक्तियाँ दी जाती हैं, और बहुलवादी प्रभु सत्ता में क्या है कि स्टेट में बहुत सारे संघ होते हैं, उनको भी शक्तियाँ दी जाती हैं। अर्थात बहुलवादी प्रभु सत्ता में शक्ति को बांट दिया जाता है। इसलिए कहा गया है वर्तमान में जो बहुलवादी लोकतंत्र है, राज्य के अलावा जो स्टेट में समाज में जो भी संघ हैं उनको भी शक्तियाँ दी जानी चाहिए, उन सामाजिक संघों में भी शक्तियों के अंश होने चाहिए।
तो ये जो विचार है ये लिंडसे का विचार है। अगर हम तथ्यों को देखें तो प्रभु सत्ताधारी राज्य का विचार टूट चुका है, ये बहुलवादी विचारक है, ये बारकर है। इसका आंसर होगा एडी लिंडसे। जैन फिजिस लोस्की ये सारे क्या है, बहुलवादी प्रभु सत्ताधारी के समर्थक हैं। अगला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। देखिए आप, पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडाइवल एजेज, एक्चुअली में जो प्रभुसत्ता का जो सिद्धांत है उसका डेवलपमेंट हुआ, उसके पीछे ये किताब है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडाइवल एजेज, मध्य युग में राजनीतिक सिद्धांत। इसमें आप देख रहे हो कि ये ओवी गायर की है, इसने इस किताब को लिखा और मेटलैंड ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। मेटलैंड ने इस किताब का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो गायर की वर्सेज मेटलैंड, गायर की और मेटलैंड की ये एक संयुक्त किताब है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडाइवल एजेज में। ये ओवी गायर की और मेटलैंड की क्या है, संयुक्त किताब है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडाइवल एजेज। आगे देखिए आप, फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक। मैंने एक्चुअली में ये प्रश्न बनाया कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सेट में आपको कोई ना कोई प्रश्न यहाँ से ज़रूर मिलेंगे, आपको बिलोंग करते हुए यहाँ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। देखो, फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्रीडमैन, रॉबर्ट नोजिक, ये तीनों कौन सी विचारधारा से रिलेटेड है? ये तीनों के तीनों एक विचारधारा से रिलेटेड है। उस विचारधारा का नाम है स्वेच्छातंत्रवादी, लिबर्टेरियनिज्म। एक्चुअली ये मैं बता देता हूँ आपको, चारों विचारधाराएं। समानतावादी, जो समान करने की बात करता है, अर्थात जो समानता पर बल देते हैं, वो थिंकर्स जो अपने पॉलिटिकल थ्योरी बिल्ड करते समय इक्वलिटी को महत्व देते हैं। समुदायवादी, समुदायवादी किसको महत्व देते हैं? कम्युनिटी को महत्व देते हैं। ये कहते हैं कम्युनिटी का इंटरेस्ट इंडिविजुअल के इंटरेस्ट की तुलना में इंपॉर्टेंट है, समुदाय का जो हित है वो व्यक्ति के हित की तुलना में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदार समतावादी, ये इस प्रकार के थिंकर हैं जो लिबर्टी और इक्वलिटी को, स्वतंत्रता और समानता को मिलाने का प्रयास करते हैं। उदार समतावादी विचारक अपने सिद्धांत निर्माण करते समय स्वतंत्रता और समानता दोनों को मिलाने का प्रयास करते हैं। और लिबर्टेरियनिज्म जो आइडियोलॉजी है, इस आइडियोलॉजी का मतलब समझते हो आप? नाम ही सुना आपने, इसको आपको समझो। लिबर्टेरियन थिंकर कौन होते हैं और लिबर्टेरियनिज्म की जो आइडियोलॉजी वास्तव में क्या है? एक्चुअली में जो क्लासिकल लिबरलिज्म, जो 17वीं सेंचुरी में जो क्लासिकल लिबरलिज्म आया था, शास्त्रीय उदारवाद आया था 17वीं शताब्दी में, जो जॉन लॉक और एडम स्मिथ के राइटिंग्स में हम देखते हैं। क्लासिकल लिबरलिज्म को जॉन लॉक और एडम स्मिथ ने फिलोसफिकल फाउंडेशन प्रदान किया उस समय, जिन्होंने व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की बात की। उसी क्लासिकल लिबरलिज्म का 1980s के दशक में रिवाइवल होता है। वो रिवाइवल क्लासिकल लिबरलिज्म का, शास्त्रीय उदारवाद का 1980 के दशक में जो पुनरुत्थान होता है, वो रॉबर्ट नोजिक, आयन रैंड जैसे थिंकर्स के द्वारा किया जाता है। उस क्लासिकल लिबरलिज्म के रिवाइवल को हम क्या कहते हैं? लिबर्टेरियनिज्म कहते हैं। इसको समझो आप, ये बहुत ही कम लोगों के ये क्लैरिटी मिलती है आपको कि लिबर्टेरियनिज्म थिंकर कौन है। लिबर्टेरियनिज्म थिंकर वो हैं जो लिबर्टी को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जो इन एलियनेबल राइट्स को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, प्राकृतिक अधिकारों को वापस वरीयता प्रदान करते हैं, जो इंडिविजुअलिज्म की आइडियोलॉजी को वापस प्रमोट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीनों के तीनों किसे जुड़े? फ्रेडरिक हैक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये इससे जुड़े। इसका आंसर होगा लिबर्टेरियनिज्म। ये इंपॉर्टेंट है। डी रिपब्लिका बुक किसने लिखी? ये एक बुक है, द रिपब्लिक। ये द रिपब्लिक बुक प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। उसी बुक को आधार बना करके सिसरो ने भी एक बुक लिखी,
उस बुक का नाम है डी रिपब्लिका। क्या नाम है? सिसरो का डी रिपब्लिक। मैकिंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और माइकल वाल्जर का संबंध कौन सी विचारधारा से है? आप देखिए इस पर्सन को। माइकल वाल्जर, मैकिंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर, ये चारों के चारों थिंकर्स एक आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। उस आइडियोलॉजी का नाम है समुदायवादी विचारधारा। अब आप ये पूछो कि समुदायवाद क्या होता है, कम्युनिटेरियनिज्म क्या होता है? समुदायवादी विचारक वह विचारक होता है जो व्यक्ति के हित की तुलना में समुदाय के हित की बात करता हो। वो कहता है कि एक व्यक्ति का हित समुदाय के हित से अलग नहीं है। व्यक्ति अपनी सफलता समुदाय से ही प्राप्त करता है, अर्थात व्यक्ति अपना अस्तित्व समुदाय से प्राप्त करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। कम्युनिटी से अलग व्यक्ति नहीं है। जो इंडिविजुअल और कम्युनिटी से जुड़ा हुआ है उसको अलग नहीं कर सकते अपन। तो मैकिंटायर, माइकल सैंडल, चार्ल्स टेलर और माइकल वाल्जर, इन सब का संबंध किससे है? समुदायवादी विचारधारा से है। कौन सी विचारधारा से? ये मिलान में आ सकते हैं, मैच द कॉलम। ऐसे क्वेश्चंस मैच द कॉलम में आएंगे। कौन सा थिंकर कौन सी आइडियोलॉजी से जुड़ा है। कल भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन करेंगे आपके लिए। आगे देखिए आप। 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न देखिए। रोड टू सर्फडम पुस्तक किसकी है? दास्ता की सड़क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और उसी व्यक्ति ने जिसने रोड टू फर्स्ट सर्फडम बुक लिखी है, दास्ता की सड़क, उसी ने एक किताब वो लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। उस व्यक्ति का नाम है फ्रेडरिक हैक। फ्रेडरिक हैक एक्चुअली में नेगेटिव लिबर्टी के सपोर्टर हैं और एक लिबर्टेरियन थिंकर हैं, स्वेच्छातंत्रवादी हैं। इनके लिबर्टी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, फ्रेडरिक हैक के लिबर्टी पर विचार। इसका आंसर होगा फ्रेडरिक हैक। राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता, ये कथन किसका है? यह कथन एडमंड बर्ग का है। राजनीति एक्चुअली में राजनीति विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान हम बना ही नहीं सकते। राजनीति विज्ञान को जैसा व्यवहारवादियों ने कहा था कि राजनीति विज्ञान को शुद्ध प्राकृतिक विज्ञान बना दो, संभव नहीं है। पॉलिटिकल साइंस एक्चुअली मनुष्य के व्यवहार पर डिपेंड है। मनुष्य का व्यवहार कभी भी बदल सकता है, तभी घटनाएं बदल जाती हैं। मनुष्य का व्यवहार स्थिर नहीं है। मनुष्य के व्यवहार की वास्तव में स्टडी नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य का व्यवहार कभी भी बदल सकता है। परिस्थितियों के अनुसार उसका व्यवहार बदल सकता है। इसलिए राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी करना बेवकूफ़ी है, मूर्खता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? एडमंड बर्ग। एडमंड बर्ग है आधुनिक रूढ़िवाद के पिता। अब ये पूछो कि आप रूढ़िवादी विचारधारा क्या है? आधुनिक रूढ़िवाद के पिता कौन है? एडमंड बर्ग। कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है, अनुदारवाद भी जिसे हम कहते हैं, उससे जुड़े हैं एडमंड बर्ग। कई बच्चे, कई विद्यार्थी ये सोचते हैं कि रूढ़िवाद का मतलब है कि अंधविश्वासों में विश्वास करना, पुरानी बातें करना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत विद्वान थिंकर्स हैं, बहुत स्कॉलर्स हैं जो इस आइडियोलॉजी से जुड़े हैं। तो कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी है ना, वो किस पर बल देती है, ये समझो आप। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों में अक्सर ये भ्रम होता है कि रूढ़िवाद का मतलब ये है कि अंधविश्वासों पर बल देने वाली विचारधारा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली ऐसी विचारधारा जो ट्रेडिशंस, कस्टम्स पर बल देती हो, नॉर्म्स पर बल देती हो, परंपराओं पर बल देती हो। क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि जो समुदाय में हज़ारों वर्षों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, वो जो लोग उनका फॉलो कर रहे हैं उनको, वो टेस्टेड है, वो जांची हुई है एक्चुअली। इसलिए आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो हज़ारों साल से जो इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, हज़ारों साल से जो इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, मान लो संसद हज़ारों साल से सफल हो रही है, तो आप उसको उसको क्यों बदल रहे हो? न्यायपालिका मान लो कई हज़ारों साल से चल रही है और वो सफल रही है, तो आप उसको क्यों बदल रहे हो? कई सोचते हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा के जितने भी सपोर्टर है वो परिवर्तनों को स्वीकार नहीं करते। ऐसा भी कुछ नहीं है, ये भी भ्रम है। वो परिवर्तनों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं। आमूलचूल परिवर्तन को रूढ़िवादी विचारक समर्थक हैं वो स्वीकार नहीं करते हैं, जो कंजर्वेटिव। ये क्या करते हैं? कंजर्वेटिज्म की जो आइडियोलॉजी से जुड़े जो थिंकर्स हैं, वो ट्रेडिशंस, कस्टम्स और नॉर्म्स को कंजर्व करने की बात करते हैं। कि कंजर्व है, संरक्षित करने की बात करते हैं।
क्योंकि कई हज़ारों साल से वो चले आ रहे हैं। इसको हम एक अलग वीडियो में समझेंगे। तो आधुनिक रूढ़िवाद के पिता कौन है? एडमंड बर्क। लास्टवेल ने राजनीति विज्ञान को क्या कहा है? नीति विज्ञान। क्या कहा है? एथिक्स। राजनीति विज्ञान वास्तव में नीति विज्ञान है। जिस प्रकार अरस्तु कहते हैं राजनीति विज्ञान का उद्देश्य एथिक्स है, नैतिकता है। तो ये तो कोटेशन है। मैक्सी ने प्लेटो की रिपब्लिक को किस की संज्ञा दी? ग्रांड यूटोपिया। ग्रांड यूटोपिया का मतलब है शानदार सौपन। क्योंकि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो वास्तव में कल्पना लोक में है, ये आप लोगों को भी पता है। तो शानदार सौपन की संज्ञा दी है ग्रांड यूटोपिया, शानदार सौपन। अर्थात प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो कभी भी प्रैक्टिकल धरातल पर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है प्लेटो की रिपब्लिक किताब को ग्रांड यूटोपिया की संज्ञा दी है। तो इस प्रकार हमने देखा इस वीडियो में आपके लिए मैंने 20 प्रश्न बनाए थे, तो मैंने ये इंपॉर्टेंट कुछ प्रश्न आपके लिए मैंने कलेक्ट किए हैं। इसके अलावा एक वीडियो, एक पीडीएफ हो रहा है, उसको हम देख लेते हैं अभी। तो ये प्रश्न है, आपको नोटबुक लेके मेरे साथ जुड़े रहना है और जुड़े रहोगे तो आप कुछ ना कुछ सीख पाओगे। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, हमारी एक ही रणनीति है, एक ही स्ट्रेटेजी है। राजनीति विज्ञान को अब रटना है ही नहीं, हमें राजनीति विज्ञान को सिर्फ और सिर्फ समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। उसी के फाउंडेशन पर हमारी पॉलिटिकल साइंस बिल्ड होनी चाहिए। हमें पॉलिटिकल साइंस को एक नया रूप देना है। आप लोग मेरे साथ जुड़िए। आप लोगों को राजनीति विज्ञान को समझने में और समझाने में मैं आपकी एक ग्रांड हेल्प करने वाला हूँ, बिग हेल्प करने वाला हूँ। तो देखिए आप यहाँ पर पहला प्रश्न, राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। कुछ कोटेशंस हैं, राजनीति शक्ति या सत्ता के लिए संघर्ष है, क्योंकि पंचायत से लेकर ऊपर यूएनओ तक शक्ति संघर्ष हो रहा है। पंचायत में देख लो, चाहे स्टेट में देख लो, चाहे आप जिले में देख लो, चाहे अमेरिका में देख लो, चाहे यूएनओ में देख लो, पूरी दुनिया शक्ति को प्राप्त करने की पावर चाहिए। पूरी दुनिया को शक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति संघर्षशील है। तो राजनीति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है। ये कथन किससे जुड़ा हुआ है? ये कथन जुड़ा हुआ है कैटलिन से। किससे जुड़ा हुआ? कैटलिन से। चार्ल्स मेलियम को व्यवहारवाद का बौद्धिक पिता कहा जाता है। आमंड को हम गैब्रियल आमंड को तुलनात्मक राजनीति का पिता कहते हैं। कर्टिस ने भी ये कहा कि राजनीति विज्ञान में या तो कुछ नहीं आता या सब कुछ आता है। तो ये कथन कैटलिन से जुड़ा है। एक बुक है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम बुक के लेखक कौन है? सोशल सिस्टम जो बुक है, ये सोशल सिस्टम बुक 1948 में अमेरिका के एक विद्वान टी पार्सन्स के द्वारा लिखी गई थी। इसी बुक से प्रेरणा लेकर के डेविड ईस्टन ने 1953 में पॉलिटिकल सिस्टम बुक लिखी थी। तो सोशल सिस्टम बुक किसकी है? टी पार्सन्स की। राज्य सामाजिक संघों की अपेक्षा उच्चतर है, उच्चतम नहीं। इसको समझिए आप। जैसे ये सोसाइटी है, तो सोसाइटी मान लो ये स्टेट है, स्टेट के साथ ये सामाजिक संघ है। समाज में बहुत सारे संघ होते हैं, किसानों का संघ, मजदूरों का संघ, व्यापारियों का संघ। तो राज्य उच्चतर है, उच्चतम नहीं। मतलब राज्य को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया, राज्य थोड़ा सा उनसे, मतलब राज्य 21 है अभी। ऐसा नहीं है कि राज्य बहुत ज़्यादा अंतर है। अगर संघ 20 है तो राज्य 21 है, 20-21 का अंतर है। कहने का मतलब है कि संघों की अपेक्षा उच्चतर है, उच्चतम नहीं। बहुत ज़्यादा वरीयता हम राज्य को नहीं दे सकते, राज्य को बहुत सारी शक्तियाँ नहीं दे सकते। ये बहुलवाद से जुड़ा हुआ है। राज्य सामाजिक संघों की अपेक्षा उच्चतर है, ये कथन है अमेरिका के एक लेखक मैकाइवर का। मैकाइवर एक्चुअली में मैकाइवर, बार्कर, लास्की, ये सभी क्या बहुलवादी विचारक है। तो जब हम प्रभु सत्ता का अध्ययन करेंगे, सोवरेंटी पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे एकलवादी और बहुलवादी प्रभु सत्ता। उसमें देखो आप, अगला प्रश्न है, युद्ध राज्य का निर्माण करते हैं तथा राज्य युद्ध करते हैं। यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। ये कथन है चार्ल्स टिली का। चार्ल्स टिली कहते हैं
वार मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड द वार। जो युद्ध होते हैं ना, युद्ध एक्चुअली में यूरोप में उस समय एक दौर है, 16वीं 17वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा युद्ध हुए थे यूरोप में। तो युद्धों ने क्या राज्य को जन्म दिया। एक्चुअली में युद्ध ऐसी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियाँ क्रिएट कर देते हैं जिनसे राज्य को बनना ही पड़ता है। और फिर राज्य क्या, युद्ध की मशीन बन जाते हैं। राज्य को फिर मशीनरी चाहिए, सैनिक शक्ति भी चाहिए, सेना भी चाहिए, इकोनॉमिक पावर भी बनना पड़ता है। तो युद्ध उस आवश्यकता को जन्म देते हैं कि राज्य आता है, और फिर राज्य युद्ध को जन्म देते हैं। तो युद्ध युद्ध राज्य का निर्माण करते हैं। वार मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड द वार। ये इंग्लिश में बहुत प्यारा कोटेशन है, बहुत ही खूबसूरत है। वार मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड द वार, एंड स्टेट मेड द वार। ये चार्ल्स टिली से जुड़ा है। संभवतया हो सकेगा तो हम इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाएंगे, आपके वहां पर पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आगे जो प्रश्न है वो देखो आप। आप इस वीडियो को अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करना। परसों जो सेट की जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो मेरे द्वारा कल एक वीडियो रहेगा, उसमें भी मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा आपको, फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो महत्वपूर्ण जो आपके परसों की जो एग्ज़ाम है उसमें आपके काम आएंगे। थोड़ी बहुत भी जो हेल्प मिलेगी आपको वो मेरे द्वारा की जाएगी। देखो, राज्य के कार्यों में समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य क्या है, एक सकारात्मक अच्छाई। कैसी? सकारात्मक अच्छाई। समाजवादी राज्य क्या होता है, सामूहिक संसाधनों को स्टेट के कंट्रोल में रखता है। समाजवादी राज्य लोगों को स्वतंत्रता ही नहीं देता, वो वेलफेयर स्टेट की बात करता है, समानता की बात करता है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है। तो समाजवादी राज्य क्या कहता है, प्रश्न पढ़िए। राज्य के कार्यों के समाजवादी सिद्धांत के अनुसार राज्य, मैंने आपको एक संबंध बताया था, स्टेट, राज्य और राज्य के कार्यों में एक संबंध होता है, फंक्शंस। फंक्शंस, यदि राज्य के कार्यों और शक्तियों में वृद्धि होती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता में ऑटोमेटिक कटौती हो जाती है। व्यक्तिवादी राज्य होगा ना, वो राज्य के कार्यों में बहुत ज़्यादा कटौती करेगा। व्यक्तिवादी राज्य राज्य के कार्यों में बहुत ज़्यादा कटौती करेगा, व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता देने की बात करेगा, एक उदारवादी राज्य। लेकिन एक समाजवादी राज्य होगा, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कटौती करने की बात करेगा, वो राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य देने की बात करेगा। तो वो कार्यों को अच्छी बात मानता है, क्या सकारात्मक अच्छाई मानता है, एक सोशल स्टेट। ये तो एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के आधार पर हम कर सकते हैं इसको। अगर अपने समाजवादी राज्य और उदारवादी राज्य में अगर अपने उदाहरणात्मक समझो। इसके आगे देखिए, द ह्यूमन कंडीशन 1958, ये जो बुक है ये अन्ना अरेंट की है। हन्ना अरेंट, हन्ना अरेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट विचार है, हन्ना ओरेंट। एरिस्टोटल की जो आइडियोलॉजी है वहाँ पर ये फिट होती है। अन्ना ओरेंट के भी विचार हम देखेंगे। अन्ना ओरेंट ने जो पॉलिटिक्स में जो जो हम पॉलिटिक्स में भाग लेते हैं उसको सर्वोच्च गतिविधि बताया है। इसको भी हम अलग से डील करेंगे अन्ना ओरेंट को। अन्ना ओरेंट के अनुसार सर्वोच्च गतिविधि है। अन्ना ओरेंट के अनुसार 3 प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं, एक्शन, कार्य, श्रम। तो अन्ना ओरेंट के अनुसार एक्शन सर्वोच्च गतिविधि है। यहाँ एक्शन का मतलब है पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स। आप अंग्रेजी में पॉलिटिक्स साइंस को पढ़ते समय अगर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो मेरे साथ साथ अपनी वोकेबलरी को भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, उसे ठीक रहेगा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना। इसके बाद का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा कार्यवाही। आंसर क्या होगा, कार्यवाही। आगे देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न क्या है, न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है जिस प्रकार सत्य। जस्टिस इज द फर्स्ट एंड हाईएस्ट वर्च्यू ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये जॉन रोल्स से जुड़ा हुआ है। जॉन रोल्स एक्चुअली में न्याय को एक मानक मानते हैं।
उनकी जस्टिस की थ्योरी पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो आप देख सकते हो। जस्टिस की थ्योरी पर वहाँ से भी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। उनके न्याय को सिद्धांत को समझो आप। उनके न्याय के सिद्धांत को समझने के बाद आप रॉबर्ट नोजिक, माइकल वॉल्जर जैसे थिंकर्स को आसानी से समझ सकते हो। तो आप देखिए देखिए यहाँ पर न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्रथम सद्गुण है, जिस प्रकार सत्य चिंतन का। जॉन रोल्स इसकी बात करते हैं, न्याय पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं जॉन रोल्स। जॉन रोल्स की जो बुक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो पॉलिटिकल थॉट में या पॉलिटिकल थिंकर्स में एक लैंडमार्क का काम करती है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म और द लॉ ऑफ पीपल एंड ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, 3 किताबें हैं। वो तीनों किताबें किसकी हैं? जॉन रोल्स की किताबें हैं। आप याद कर लो, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है आपके। अगला प्रश्न है मॉडर्न प्रिंस द प्रिजन नोटबुक। मॉडर्न प्रिंस द प्रिजन नोटबुक, प्रिंस जो बुक है, ये प्रिंस बुक एक्चुअली में किसकी है? मैकियावेली की। उसी तर्ज पर जो बुक लिखी गई है वो एंटोनियो ग्राम्सी ने लिखी है। एंटोनियो ग्राम्सी इटली के हैं। एंटोनियो ग्राम्सी हेजेमनी की भी बात करते हैं, कल्चरल हेजेमनी की बात करते हैं। वर्तमान में जो पूंजीवादी समाज है उन्होंने विचारधारा के आधार पर लोगों पर कब्जा कर लिया है। इस थ्योरी के चारों तरफ उनकी पूरी फिलोसफी है। देखिए आप, मॉडर्न प्रिंस और द प्रिजन नोटबुक, इनकी रचना एंटोनियो ग्राम्सी ने की। नैन्सी फ्रेजर, लिंडा निकोलसन, जैक्स डेरिडा, जीन बोद्रिलार्ड, फ्रेडरिक जेम्सन, मिशेल फुक्को, सभी विचारकों का संबंध कौन सी विचारधारा से है? एक आइडियोलॉजी है पोस्ट मॉडर्निज्म की आइडियोलॉजी, वो मैंने डिस्कस किया मेरे वीडियो में। उत्तर आधुनिकतावाद की विचारधारा जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए समझने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया, तो वहाँ पर आप जाकर समझ सकते हो। उससे कुछ थिंकर्स जुड़े हैं, जीन बोद्रिलार्ड, मिचेल फुक्को, जैक्स डोरिडा, फ्रेंकोइस लियोटार्ड, निकोलसन, जो मैंने लिखे हैं इसमें, नैन्सी फ्रेजर। देखो आप, एक प्रश्न है, स्त्रियां पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं। ये जो है ये सिमान द बुआ का कथन है। जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो उसकी सेकंड वेव पढ़ेंगे तो उसमें हम इस कोटेशन को पढ़ेंगे कि स्त्रियां पैदा नहीं होती बनाई जाती हैं। कहने का मतलब है कि स्त्री स्त्री के रूप में पैदा नहीं होती, समाज के द्वारा विभिन्न प्रतिबंध उसके ऊपर थोप दिए जाते हैं, तब वो जाके स्त्री बनती है। इसको भी समझेंगे हम। मैच द कॉलम, इसको समझिए आप, मैच द कॉलम। विभिन्नता की राजनीति, ये मैंने एक्चुअली में मिलाई हुई है इसमें, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, डायरेक्ट समझ में आ जाए। विभिन्नता की राजनीति से आई एम यंग जुड़ा हुआ है। मान्यता की राजनीति से चार्ल्स टेलर जुड़े हैं। संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद, भिक्खो पारिक जुड़े हैं। ये संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद मतलब मल्टी कल्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, जहाँ पर विभिन्न संस्कृतियों के मध्य संवाद होना चाहिए, उसकी बात करते हैं। उदार समतावादी बहुसंस्कृतिवाद, ये विल किमली का है। भिक्खो पारिक और विल किमली का दोनों के हम बहुसंस्कृतिवाद पर विचार पढ़ेंगे। आपको वेट करना होगा उन वीडियोज़ का। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, आपको ये ध्यान में रखना है। आगे 2 प्रश्न हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। प्रत्यक्षवाद के पिता कौन है? एक्चुअली में प्रत्यक्षवाद क्या, पॉजिटिविज्म की फिलोसफी से जुड़े अगस्ट कोम्टे। प्रत्यक्षवाद का मतलब है अनुभववाद। ये विज्ञान के आधार पर वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करता है प्रत्यक्षवाद अनुभव पर आधारित जितने भी सिद्धांत है, फैक्ट के आधार पर जो फैक्चुअल है नॉलेज, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जिसको हम सत्यापित कर सकते हैं, जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। इसका मतलब ये है, प्रत्यक्षवाद और अनुभववाद एक दूसरे से रिलेटेड है। इसका आंसर है अगस्ट कोम्टे। वेना सर्किल में जो मॉरिस शिल्क हैं, रुडोल्फ कोर्नोप हैं, विक्टर क्रोफ हैं, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आने लग गए हैं परीक्षाओं में, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। वेना सर्किल से जुड़ा प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, ये आप ध्यान में रखो। वेना सर्किल और प्रत्यक्षवाद ये जुड़े हैं, इनको एक अलग से वीडियो में हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। तो ये प्रश्न मेरे द्वारा आपको करवाए गए हैं ताकि आपको कुछ सहायता मिल सके। तो आपको मेरे द्वारा बनाए गए प्रश्न अगर अच्छे लगे हैं
तो इनको आप शेयर करना और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक भी करना, अच्छा लगे तो कमेंट भी करना। आगे हम आपके लिए कुछ कोर्स लेकर आने वाले हैं, लॉन्च करने वाले हैं, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारा एक वीडियो और आएगा, तो उस वीडियो के लिए आप वेट करो। कल आप ज़रूर देखना मेरा वीडियो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ साथ। उस वीडियो को आप ज़रूर देखना, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगा। थैंक यू सो मच।